मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका उठना बैठना चलना फिरना लबो लहजा इखलाक गुफ्तगू यानी शख्सियत का हर एक पहलू बेमिसाल हो। नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही सियासी समाजी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसने अपने हुस्न इखलाक से, अपनी गुफ्तगू से, अपने लबो लहजा से, अपने किरदार से और बड़ी दानाई और हिकमत से इलाके के लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है। ये हर किसी के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इलाके की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत जनाब चौधरी जमील अशरफ साहब से, जो साबका MPA भी हैं और वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल सियालकोट भी हैं। जी चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। साहब आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? चौधरी साहब, आज बड़ी मुश्किल से कुछ 6 माह के बाद आपसे वक़्त मिला है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चौधरी साहब, हम अपने सवालात की तरफ आते हैं कि बल्लो वाली से जाम के से लाहौर और लाहौर से फिर अमेरिका, तो ऐसा क्या हुआ कि आप अमेरिका छोड़कर सियासत में चले आए? आगा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे माजरत भी चाहूँगा कि आप तकरीबन पिछले 4 से 6 माह से आपने मुझे जी, मैं तो मुसलसल कोशिश कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने जो सवाल किया है, अमेरिका से आप आए और सियासत में। हाँ, उसकी बुनियाद कोई मेरी ज़ात नहीं है। मैं तकरीबन मेरे दादा जो थे वो यूनियन काउंसिल पीरोचक के भी, और कभी ये हमारे साथ आदम दराज भी यूनियन काउंसिल हुआ करती थी। अच्छा। उसके मुतअद्दिद बार चेयरमैन रहे हैं। मेरे वालिद एक से ज़्यादा दफ़ा मल्टीपल टाइम्स मेंबर ज़िला काउंसिल रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिक्स में, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में शुरू से ही दहाइयों से था। और उसके बाद मैं तकरीबन ये 99 की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा था 2.5 साल का। अच्छा। तो 99 में जब मैंने आइट्स किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरा बैंड 6 आया था उस वक्त। अच्छा। और मेरा उधर एडमिशन हुआ और 1 साल मैं उधर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की मैंने एडिलेड रिजेंसी इंस्टीट्यूट जो है एडिलेड में उधर अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद मैं विज़िट वीज़े पे अमेरिका गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मती की और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि मुझे तकरीबन 2-3 साल बाद ग्रीन कार्ड मिल गया। और 2000 में मैं USA गया और 2007 में मुझे उधर का जो पासपोर्ट है नेशनलिटी मिल गई। नेशनलिटी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। मेरा सियासत में आने का कोई दिल दिमाग में कोई कोसों दूर कोई चीज़ होती है नहीं, तो फिर आप कैसे एकदम फिर सियासत? हाँ, अब मेरी बात होती थी मेरे वालिद साहब से, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा। और मेरे बड़े भाई जो नवीद अशरफ हैं, ये मुझे फ़ोन पे कहा करते थे कि आपको ना इलेक्शन लड़वाना है तो आप टाइमली आ जाएं, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि 2008 में लॉज ये थे कि आप इन पर्सन जाके तो अपनी एप्लीकेशन जो है इन पर्सन सबमिट करवाते थे। तो मुझे ज़हन में था कि घर वाले इतना इसरार कर रहे हैं तो मुझे टाइमली जाना चाहिए। ये बड़ी एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इट्स अ रियलिटी कि मैंने उधर से टिकट करवाया इत्तेहाद एयरवेज़ का पाकिस्तान आने के लिए, कि मैं जैसे 1 दिन का मैंने वक्फा रखा उसमें कि 1 दिन मैं पहले चला जाऊं तो जाके कागजात नामजदगी जो है वो सबमिट करूँ। करो। अच्छा, चले
अमेरिका में मैं रहता था न्यू ऑर्लिन्स, लुइसियाना स्टेट है ये, ह्यूस्टन के पास, ठीक है। तो उधर से शिकागो, और शिकागो से थी न्यूयॉर्क, और उसके बाद थी इत्तेहाद एयरवेज की वाया अबू धाबी जो है टिकट। तो जब मैं शिकागो पहुंचा तो मुझे कॉल आई एयरलाइन की तरफ से। उस वक्त बड़ी धुंध पड़ती थी अबू धाबी में कि अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो क्लोज़ है धुंध की वजह से, तो आप इस फ़्लाइट से नहीं जा सकेंगे। तो मैंने सोचा कि यार घर भी जाना है, और अभी मेरा पासपोर्ट उस वक्त कोई 10 दिन पहले ही मुझे मिला था, 10-20 पेपर दिन भी पहले। सबमिट करवाने पेपर भी सबमिट करवाने थे। अब अगर मुझे लॉज का इल्म होता कि ड्यूल नेशनैलिटी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो मैं उसको ग्रीन कार्ड पे रहने देता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी पासपोर्ट लेने की। चलें, अब शिकागो में कॉल आती है कि आपकी जो फ़्लाइट है ना वो मिस हो गई है। अब मैं दिल में डर भी रहा हूँ कि घर जाऊँगा मैं कैसे फेस करूँगा, नेक्स्ट जो फ़्लाइट होगी तो मेरे तो कागजात भी नहीं जमा होंगे। ये अभी एक सेकंड मेरे दिमाग में बात आई है, तो उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन है कि अगर आप थाई एयरवेज से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं चलें ओके कर दें। अब न्यूयॉर्क जाके मैंने थाई एयरवेज का जो काउंटर है उधर मेरे अगले वाले बंदे को टिकट उन्होंने दिया, मुझे दिया, और मेरे पीछे वाले को भी टिकट मिला थाई एयरवेज का, जो न्यूयॉर्क से फ़्लाइट थी नॉन स्टॉप बैंकॉक की, 16 घंटे और 10 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट है उनकी। अच्छा, चले, अब मेरे पीछे वाले को मिल गया, और उसके जो पीछे बंदा खड़ा है उन्होंने कहा कि वी आर फुल। अब ये एक किस्मत की और बात होती है कि अगर मैं अपने पिछले से पिछला बंदा होता तो मेरे कागजात ही जमा नहीं होते थे, ठीक है। तो फिर मैं रात को उधर पहुंचा, तो वो जो एक दिन मैं पहले चला वो भी दरमियान में ज़ाया हो गया। अब नेक्स्ट फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे बैंकॉक से लाहौर की, अगली रात को, मेरा ख्याल वो पर डे फ़्लाइट्स आती हैं उधर से। तो अगले दिन कागजात नामजदगी जमा हो गए, और उसके बाद से आज तक आपके सामने नहीं। तो जोरी साहब, मुस्लिम लीग को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? बात यह है कि मुस्लिम लीग जो है ना, ये बाप दादा से शुरू से वो लोग, शुरू से हम मुस्लिम लीग के साथ ही हैं। वालिद साहब भी और ताया जी भी, इवन मेरे दादा भी मुस्लिम लीग के साथ थे, वालिद भी मुस्लिम लीग के साथ, और हम भी मुस्लिम लीग के साथ। और उस वक्त जो था ना सिनेरियो जो इलेक्शन का था, नून लीग उस वक्त इतनी फेवरेट नहीं थी। टिकट लेने के सिलसिले में नून लीग कोई उस वक्त जो रवायती सियासत होती है ना, कि उसमें बंदा कोशिश करता है कि जो पार्टी जीत रही है, क्योंकि इनिशियली इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था उस वक्त, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात में ही ट्राई की, और जमात ने हमें टिकट दिया, जमात ने हमें इज़्ज़त दी, और जमात की वजह से ही सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। अच्छा चौधरी साहब, एक ज़ाती सा सवाल है कि क्या वजह है कि जो सारा हल्का है, किसी गांव देख लें, मेरा कस्बा है जामकी चीमा, सिटी देख लें, भल्लोवाली देख लें, ये क्या वजह है कि जो लोग हैं आपने उनको दीवाना बना रखा है? कौन सी वो गीदड़ सिंगी आपके पास है? ये आपकी ये गीदड़ सिंगी मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी है, इसमें वजह क्या है? गीदड़ सिंगी वाली बिल्कुल हरगिज़ आगा साहब कोई बात नहीं है। मैं जब इलेक्शन पे खड़ा हुआ, आप यकीन करें कि लोगों ने इतनी मोहब्बत से, नहीं इतनी मोहब्बत प्यार लोग आपको क्यों देते हैं? मैं वही बात को बढ़ाने लगा आगे ना। जब उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, ड्यूरिंग इलेक्शन में जिधर भी गया हूँ, मैंने सिर्फ एक ही बात की है कि मैं आपके पास आया हूँ, इट्स लाइक अ जॉब, नौकरी की मैंने बात की है कि आप मुझ पे एक दफ़ा एतमाद करें। अगर आपको मेरी नौकरी पसंद नहीं आती है तो अगली दफ़ा ये जो मेरे फ़राइज़ हैं मैं अगर पूरे नहीं करता, एग्जैक्टली अब मुझे पता है कि ना तो मैं इतना खूबसूरत हूँ,
नहीं, लोग- माशाल्लाह खूबसूरत है। नहीं कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, अच्छा। ना मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी हैं। हाँ। मुझे इन दोनों चीज़ों का ही ना, कि ना कम्युनिकेशन स्किल्स मुझ में इतनी हैं। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, दैट्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। दैट्स परफॉर्मेंस। आप अगर जानके की बात कर लें, जानके में आप देखें कि एक उस वक्त का जो कब्जा ग्रुप था, उसने जो भानोपिंडी बेगचक दरबार है उसकी तकरीबन कोई 6 एकड़ 5 से 6 एकड़ अराजी है जो बरलबे सड़क है। अच्छा। तो उन लोगों ने उनसे कोई जैली सा मुआदा करके उनको पैसे भी ना दिए, अच्छा, कैप्चर कर ली। कैप्चर कर ली, ठीक है। अब अगर तो मैं भी रवायती सियासतदान होता हाँ, तो आपने कहा था मिट्टी डालो आगे चलो। तो मैं भी उसमें से अपना हिस्सा वसूल करता, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कम अज कम आज भी 40 से 50 करोड़ रुपए की है। 5-7 लाख मरले की जगह है जो उसकी प्राइस है। अच्छा, फिर हमने गांव वालों की मदद से वो कब्जा छुड़ाया। 3 से 4 साल हमें लगे उस पर, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से, हम अपनी बात से, हम अपने फ़राइज़ से बिल्कुल नहीं हटे। उसके साथ उस वक्त आपको याद होगा, मैं तो भानोपिंडी में ही वो एक डकैती हुई थी, उसमें 36 तोले सोना जो है वो ले गए थे। और उसके अलावा 2-3 वारदातें ऐसी हैं कि हमने उसका फॉलो अप करके उनको पूरे का पूरा नुकसान पुलिस ने उनके घर आके दिया। ये कुछ नई रवायात थी, नई बातें थी जो आप लेके और हाँ, और उसी टन्योर में जब कमियाना साहब इधर डीपीओ थे, ये तारक टुडी साहब आजकल शायद डीएसपी हैं, ये मोहतरद में एसएचओ थे, तो हमने एक वक्त में 88 भैंसें जो है ये रिकवर करके लोगों के जितने पर्चे पिछले साल 2 साल में हुए थे, उनको जिसकी 4 गईयाँ उसको 2 भैंसें दी, जिसकी 2 गईयाँ उसको 1 दी। हमने किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया। और वो ओपन उसका जो प्रोग्राम था वो इधर जो आपका रेस्ट हाउस है जाम के वाला, और वही भैंसों के गलों में कपड़े डाल के तो हमने 88 लोगों को वापस की। लोगों को ये स्टाइल लोगों को स्टाइल पसंद आया। मैंने इलेक्शन में भी कहा कि मुझे मिलने के लिए किसी सिफारिश ये वो, ये मेरा फ़ोन है ना तो मैं खुद सुनता हूँ। अच्छा चोरी और सिलेक्टेड कॉल्स नहीं सुनता। अच्छा चोरी साहब, मैं एक सवाल आगा साहब, आपके ख्याल में एक एमपी एमएनए में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छे एमपी एमएनए? उसकी सबसे अहम जिम्मेदारी है वो ये है कि कोई किसी का हक ना खाए। आफ्टर इलेक्शंस मैंने ये जो बड़े बड़े जलसे होते हैं ना, उसमें 2 बातें की। नहीं, ये जरा मुझे क्लियर करें, हक ना खाए। मैं उसी बात को क्लियर करने लगा। हाँ। ऑनवर्ड्स मुझे चलने दें थोड़ा। हाँ। मैंने 2 बातें की। पहली बात कि अगर किसी ने जायज़ काम के पुलिस को पैसे दिए हैं, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, आप मुझसे उस रकम का तकाजा कर सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया। पहली बात। और लोगों ने मुझे बताया और मैंने पुलिस से पैसे वापस लेके दिए। दूसरी बात कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है उस पे नजायज़ कब्जा हो कि आपका हक गासिब कर दिया गया है, जैसे कि आजकल सोसाइटी में हो रहा है कब्जा माफिया, तो जमील अशरफ की जो विरासती जायदाद है उसमें आप उसका तकाजा कर सकते हैं। जब आप पब्लिक में 200-400 बंदे में ये बात करेंगे ना, तो ये मैसेज जो है माफिया तक पहुंचेगा कि वो फिर ऐसी हरकत जब भी गलत काम होता है तो मैं माजरत से कहता हूँ कि उसमें
बहुत बैक पे सियासत मुलव्वस होती है। अगर वो मुलव्वस ना हो तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो किसी का यानी हक जराइम पेशा लोगों को वो किसी का हक कहीं खा ना सके। कहीं कोई पॉलिटिकल माइंड होता है जो सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं से बैक इन माइंड वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती है, माजरत से कहना। अच्छा चौधरी साहब, ये बातें तो होती रहेंगी। ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, शोहदा की यादगारों को जलाया गया है, आर्मी हाउसेस को और हमले हुए हैं, यहाँ तक कि फौजी अफसरान की बेगमात के मलबूसात भी उन्होंने स्टिक के ऊपर लहराए हैं। आप इस साने को किस नज़र से देख रहे हैं? अगर साहब इसको ओवरऑल स्नैरियो में देखना पड़ेगा कि इसकी इब्तदा 9 मई से 10 साल पहले शुरू हुई कि जब 2/3 अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। हाँ, और उसके सिर्फ 1 साल बाद, विद 1 साल भी नहीं, लेस देन अ ईयर, एक साहब उठे और उन्होंने एक इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया। और धरने का क्या मकसद था? धरने का फ़कत कि उस वक्त अक्टूबर जो है 14, उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था। हाँ जी, उसको नहीं आने दिया गया। बिल्कुल। फिर 8 महीने का डिले हुआ और फिर वो आए और हमारा सी पैक और दूसरे काम जो हैं वो शुरू होते हैं। हाँ, बाद में वो भी फ्रीज हो गए। बात दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये अच्छा, उसके बाद उस शख्स ने कहा कितने रुपए यूनिट थी बिजली उस वक्त? 7 रुपए। हाँ जी, 6-7 7 रुपए यूनिट पे बिजली के बिल जो है वो जलाए जा रहे हैं। और कभी आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स पब्लिकली ये कहे कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजो? हाँ, बैंकों में पैसा नहीं भेजे, हुंडी के जरिए हुंडी के जरिए पैसे भेजो। जी। पब्लिकली कहे कि मैं फलां डेट को फैसलाबाद बंद करूंगा, फलां डेट को मैं कराची बंद करूंगा, फलां डेट को मैं लाहौर बंद करूंगा और फलां तारीख को मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। और उसके बाद एट द सेम टाइम ये टीवी स्टेशन पे जाए, टीवी स्टेशन पे हमला होता है। ये और उसके बाद इमरान खान साहब और आरफ अलवी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें आरफ अलवी साहब उनको बता रहे हैं कि हमारे लोगों ने टीवी स्टेशन पे कब्जा कर लिया, और एग्जैक्ट यही वर्ड्स बता रहे हैं कि कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उस बात को अप्रिशिएट कर रहे। हाँ, सज़ा जज़ा जब इब्तदाई जुर्म होता है ना तो उसको ख़त्म करना बहुत आसान होता है। अब जब उन लोगों की साइकी यही है कि हम जुर्म करेंगे तो हमें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, उस सोच ने वो सोच अब प्रोलॉन्ग करती गई, उसको तकवीयत मिल गई, उसको मिल गई। और उन लोगों ने जाके 9 मई अब 9 मई को जो हुआ थे तो वो चंद दर्जन अफराद जो पहुंचे। हाँ, अब उसके बाद क्या हो सकता था कि उन चंद दर्जन अफराद को मुल्क दे दिया जाता। तो ये उनकी जो सज़ा है वो ज़रूर होनी चाहिए। और पूरी कौम इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। और आर्मी के अलावा मुल्क में सर्वाइवल भी कोई नहीं है कि मुल्क की सलामती पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और मुल्क की सालमियत जो है आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। और ये मुट्ठी भर अफराद जो है ये मुल्क का अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आम सरकारी मीडिया पे हम सुन रहे हैं कि पीटीआई हाँ कि 9 मई के बाद जो सियासत है वो ख़त्म हो गई, नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन सर्वे ये बताते हैं कि उनका वोट बैंक तो भी मौजूद है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो वोट बैंक होता है ना, ये कारकर्दगी से मुंसलिक होता है। वोट बैंक डिपेंड्स के उसने क्या अमल किया है। अगर आप PMLN की तरफ देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने 90 to 93 3 साल।
97 99 दो 5 कर लें, और फिर 2013 से 18 नहीं, आप गिने कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब रहे, कोई 1 साल पहले 4 वोट डाल लें, 5 और 4 9 साल हो गए। अब इन्होंने 9 सालों में मेगा प्रोजेक्ट्स किए। आप देखें कि 2013 में जब गवर्नमेंट आई तो मसाइल क्या थे। उस वक्त दहशत गर्दी अरूज पे थी। हाँ, कराची ऑपरेशन हुआ। उस वक्त दहशत गर्दी के साथ साथ लोड शेडिंग आपकी, हाँ, 18-16 घंटे मामूल की बात थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कोई नहीं था। अच्छा, पीटीआई ने 4 साल हुकूमत की है। आप उनसे लाख मर्तबा पूछें कि 4 सालों में कोई मोटरवे बनी है, कहेंगे कोई नहीं बनी है। कोई बिजली का नया मंसूबा, भाई उन्होंने 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की। इनको भी तो चाहिए था कि वो कोई 6,000 8,000 4 सालों में कर लेते। वो लेके तो आए थे वनडे कट्टे बच्चे वगैरह के प्रोग्राम। हाँ, लेकिन आप देखें कि उनका और 12 करोड़ का जो सूबा है पंजाब, हाँ, इधर बुजदार की शक्ल में क्या क्या उन्होंने बैठा दिया कि जब डीपी और डीसी। अच्छा, शुरू में ना मुझे 2018 के इलेक्शंस हुए ना, तो मुझे भी था कि यार पता नहीं ये लोग क्या कर लेंगे, या बेहतरी होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी जो है उसको ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि कोई भी हो, हाँ, मुल्क के लिए कोई भी हो बेहतर करे। लेकिन हमें 2018 से पहले चोर डाकू की ऐसी रट लगा कि भाई जब ईमानदारों की हुकूमत आ गई है, आप जो टॉप है ना हुकूमती लेवल, उसको फॉर एग्जांपल इनिशियली छोड़ दें, जो पहले 2-3 माह गुजरे थानों में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रिश्वत के रेट्स थे वो ऊपर चले गए। तो डिलीवरेंस अगर देखें कि अगर आम आदमी वापडा के ऑफिस में जाता है या सुई गैस के में जाता है, थाने जाता है, पटवारी के पास जाता है, तहसीलदार एसी के पास जाता है, उसको महसूस होना चाहिए था कि पिछले बेहतर नहीं थे, अब वाले बेहतर हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है। अब हमने जिससे पूछा बंदा रोता हुआ आया कि कहते हैं कि सिफारिश भी करवा लो, पर हमें तो इतना करोगे तो हम आपका काम कर। एग्जैक्टली यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, दूसरी जो आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, ये कारकर्दगी से है, और इसका हाँ, जब फर्ज करें महंगाई है तो मैं भी उसको कंडेम करता हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने नज़रिए से हट रहा हूँ, भाई उसमें मैं भी पिसता हूँ। वो एक लोगों की तादाद है जो महंगाई की वजह से परेशान है। लेकिन आज अगर 30 आज के मुताबिक, मैं अभी कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 38% महंगाई है पाकिस्तान में आजकल जो चल रही है। अच्छा, लेकिन 1 साल बाद पॉजिटिव चीज़ है कि अगले साल इसी महीने अगस्त में आप देखेंगे कि वो रेशो 38% से 20% पे आ जाएगी। चलिए सर, मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन ना मीडिया पे आता है, रोज़ हम सुनते हैं कि रूस से तेल आ गया है, आज़रबैजान से गैस आ गई है, चाइना से पैसा आ गया है, IMF से पैसा आ गया है, सऊदी अरब से पैसा आ गया है। लेकिन चोरी साहब, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। क्या मूली कंट्रोल नहीं हो रही? इसका आपको थोड़ा पीछे जाना, माजी में जाना पड़ेगा। माजी में जाना पड़ेगा। जब 2016 में मियां नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया, प्रोग्राम मुकम्मल कर लिए, IMF को खैरबाद कह दिया, उसके बाद एक हुकूमत आई 2018 में, जिसकी हुकूमत करने की कोई अहलियत थी नहीं। अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने जितनी भी उनकी मीटिंग्स देखी हैं, मुइशत पे कोई मीटिंग नहीं है। तर्जमान बुलाने हैं, 30 तर्जमान जो है कि लोगों को सुबह भी वही बात करो, 10 बजे फिर करो, 12 बजे फिर, 4 बजे फिर, और शाम को 5 बजे बाद 5वीं दफ़ा बंदा सुनता है तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो पहला साल अगर भाई उनको हुकूमत नहीं करनी आ रही,
IMF में जाना तो आप पहले साल में चले जाओ। तो वो कहते हैं उस वक्त मैं मर जाऊंगा, IMF में नहीं जाऊंगा। फिर उधर जाते हैं, मुआदा करते हैं। आज की जो बेसिक महंगाई है वो जो आपने अपना स्टेट बैंक उस वक्त दे दिया, उसको आज़ाद कर दिया कि डॉलर की और रुपए की कदर जो है ये फ्लोटिंग होगी कि जिस पे भी बिकेगा। अब उससे डॉलर चला गया आहिस्ता 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 करते 300 के आसपास। अब पाकिस्तान में जो पेट्रोल है ये एक आप माजी में भी चले जाएं, ये डॉलर 10 सेंट के आसपास में इसकी कीमत पड़ती है, जो इसकी सेल्स प्राइस है। अब 300 रुपये का तो एक डॉलर हो गया। अब IMF में पहले तो उन्होंने अपना जो एंड पे आके प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उनकी जो भी शराइत थी उन पे अमल दरामद ही नहीं किया। अब वो उस पीरियड का जो डेफिसिट है वो पूरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस बात को इस तरीके से लें कि आप अगर कभी गूगल पे जाए ना तो 2013 में आप पेट्रोल का रेट चेक करें। 2013 में पेट्रोल का रेट था 113 रुपये, डीजल का था 125-27 रुपये। फिर नून लीग की हुकूमत में विद इन 2 to 3 years पेट्रोल आया 62 रुपये पे और डीजल आया 75 से 77 रुपये पे। और वही जो है आपकी लोड शेडिंग वो भी ज़ीरो पे आई। आपकी जो दहशत गर्दी है वो भी ज़ीरो पे आई। अब कौम को ये बताना आसान है, बहुत इजी है कि ये होता है कि ये उस हुकूमत ने करके दिखाया है। अब भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नवाज शरीफ ही एक ऑप्शन है कि जिन्होंने 2013 में 113 से बाद में पेट्रोल 62 पे आ गया, आज बहुत महंगा है। लेकिन उम्मीद की किरण फिर भी नवाज शरीफ ही है कि वो आएगा और इसको ट्रैक तो ये 300 से फिर जाएगा इंशाल्लाह, 150 पे 125 पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, इलेक्शन की 8 को असम्बलियाँ टूट रही हैं और शोर मचा है, तूफान बरपा है, इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन होते देख रहे हैं? मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो, लेकिन अगर ये जो मरदमशुमारी वाला सिलसिला चल रहा है उसके बाद अगर मरदमशुमारी अनाउंस होती है तो आगा साहब आइन कहता है कि उसके बाद हल्का बंदी लाजमी जुज़व है उसका। अगर वो प्रोसेस चलता है तो यकीनन 4 से 6 महीने का डिले इलेक्शन में हो सकता है, यकीनन हो जाएगा। और अगर ये कोशिश करते हैं कि पिछली मरदमशुमारी पे इसको रिजल्ट्स को अनाउंस ना किया जाए, बाद में किया जाए, तो इलेक्शन अपने वक्त पे भी हो सकता है। अच्छा चौधरी साहब, आप हम आते हैं उस इशू की तरफ जो बड़ा बर्निंग इशू है। सर, बड़ा बर्निंग इशू है, सारी दुनिया ने देखा। NA-75 का जो इलेक्शन जो आज NA-69 है अब, जी आगा साहब, उसमें सारी दुनिया ने देखा। आप इंतज़ामिया से लड़े, पुलिस से लड़े, लोगों से पूरे मुक्के खाए, बीबी का इलेक्शन लड़ा। चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? अब आप उसी बीबी जिसका इलेक्शन लड़ते रहे, अब सुनने में आ रहा है कि आप उसी बीबी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर साहब इसमें शख्सियात का अमल दखल नहीं होता। ये हम उस वक्त भी पार्टी के साथ थे और ये पार्टी के लिए वर्क किया। असल में ये जब इलेक्शन हुआ कोई 2 साल हो गए हैं, आप उससे 10 साल पहले की तरफ जाएं कि जब मैंने ड्यूल नेशनैलिटी का अदालत ने डिसीजन किया
कि जो ड्यूल नेशनल है वो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं बन सकता। जी हाँ, वो आया था कि भाई नहीं बन मेरे खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं चल रहा था। उस वक्त आपके बारे में अच्छा, अगर मैं 10 दिन मजीद अपना इस्तीफा रिजाइन ना देता, अच्छा, तो मेरे हल्के का इलेक्शन भी 6 महीने बाद, जब जनरल इलेक्शन होना था, कि लॉ है कि अगर विद इन दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई मेंबर फौत हो जाता है या रिज़ाइन कर जाता है, इलेक्शन से कोई 6 महीने की मुद्दत है, तो उसका इलेक्शन भी साथ ही होगा अगले जनरल इलेक्शन के। मेरे लिए अखलाकियात के लिहाज से वो 10 दिन भी गुजारने मुश्किल थे। अच्छा, कि अब मुझे पता है कि आई एम नॉट एलिजिबल, हाउ कम कि मैं जाके असेंबली में बैठूं, मैं किसी की बात सुनूं। तो मैंने पार्टी से रब्ता किया, मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ ड्यूअल नेशनैलिटी की वजह से, कि मेरे पास है, मुझे पता है कि मेरे पास है मैं, लेकिन इस माशरे में ये चीज़ें थोड़ा सा अनोखी लगती हैं। हालांकि बड़ी क्लियर कट सी बात है कि अगर कोई हाँ मेरे पास है अभी, हाँ अहल नहीं है तो उसको नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने रिज़ाइन किया, हमारा इलेक्शन ज़िमनी हुआ, उसमें मरहूम ज़ारे शाह साहब, मुस्तमीन साहब एमएनए थे उसमें, इस साइड पे डस्का वाली साइड पे, तो मरहूम ज़ारे शाह साहब ने भी उसमें टिकट की कोशिश की जो मोहसिन अशरफ साहब को मिली। और उसके बाद जो 10 इलेक्शन हो रहे थे पूरे पंजाब में ये ड्यूल नेशनल्स के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 में से टॉप पे 25,000 वोट के फ़र्क से हम वो इलेक्शन जीते। और उसका जो रिमेनिंग नेक्स्ट वाला जनरल इलेक्शन था वो मोहसिन अशरफ साहब, पूरे पंजाब में सबसे बड़ा फ़र्क था 50,000 वोट का सूबाई असेंबली पे। ही स्कोर्ड 63,000 एंड पीटीआई गॉट 13,000। इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप। अच्छा, अब मैं उस कर्ब से गुजरा हुआ था, उस कर्ब से कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होता है ना, इट्स टफ, ये इजी नहीं होता है। बहुत सारा मुल्क वेला बैठा होता है, हाँ, वो सारे आगे सियासत में शामिल, सारे आके उधर करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। जनरल इलेक्शन होता है, हर बंदा अपने अपने हलके में काम करता है, काम करता है। तो मैं उस कर्ब से गुजरा हुआ था। इस लिहाज से बंदा जिस बीमारी का शिकार हो ना, तो बंदा कोशिश करता है कि कोई और दूसरा उसका शिकार ना हो, या उस बंदे ने वो सब भुगता होता है। इसलिए आपने एटमोस्ट वहाँ पे, तो आई वाज एक्सपीरियंस्ड कि मेरा एक तजर्बा था उसका। और मैं ये बात पब्लिक पे छोड़ूंगा कि उसमें किसी का क्या रोल था, क्या किरदार था। आप भी जान के से हैं, आपकी बरादरी भी है, मीर मजीद साहब हैं, आप उस इलेक्शन के मतलब वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। हमारे भाई शाहिद महमूद भट्ट साहब हैं जिन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने, और वो क्यों खड़े हुए, कौन उनके खड़े होने के पीछे था, मैं पब्लिक में ये बात नहीं करना चाहता। आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें मैंने और मेरा भाई है राणा अब्दस्तार, MA 75 के इलेक्शन 75 में उस शख्स ने भी बहुत मेहनत की है। हाँ, बहुत मेहनत, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वसीयत मजमूई सारी पार्टी ने और नहीं, अब हुआ क्या, वही अब हुआ क्या, बात को बढ़ने दिया जी, आगे चले, आगे चले। अच्छा, वो इलेक्शन हो गया जी। ओवरऑल हल्का डिस्कस करने से अगर मैं आपके सराउंडिंग्स की बात करूंगा तो आपको बात समझने में आसानी होगी। जैसे कि पोलिंग हो गया, आपके पोलिंग पे लड़ाई हुई, ठीक है, उधर हाजी अमजद साहब हैं, रफ़ीक जट साहब हैं, उनकी ना ज़मीन साझी है, ना हिस्ट्री में
उनकी पहले लड़ाई हुई। कभी झगड़ा नहीं हुआ हिस्ट्री में कभी पहले लड़ाई नहीं हुई है। इलेक्शन? पोलिंग वाले डे पे पोलिंग के ऊपर उनकी लड़ाई होती है। उन पे F5, A3, 2 को 4 किस्म के रिजल्ट। इसी इलेक्शन की वजह से? इलेक्शन डे पे पोलिंग की बात कर रहा हूँ। 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो हाजी साहब एक दिन मुझे कॉल करते हैं कि लोग हमें थोड़ा टीज़ कर रहे हैं कि जिनके लिए आप पोलिंग पे खड़े थे वो तो आपका पता भी नहीं लेने आए। तो मैंने साहबा से बात की, हम गए उधर, वापस आ गए। वही हम गए हैं और वापस आए, ना उससे पहले ना उससे बाद, उसके बाद कि बंदा कॉल करके ही पूछ लेता है कि यार ये साथ वाला गांव है, इधर एक लड़ाई हुई है, वो किस वजह से हुई थी? कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। आपके साथ ये कामालेट है। इलेक्शन डे के मसाइल पे 150 से 200 लोगों पे पर्चा हुआ। अच्छा। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आप पे पर्चा क्यों हुआ, आप ये तो पूछ लें। वो सारे पार्टी के लोग थे जिन पे पर्चा हुआ? सारे पार्टी के लोग थे। आप अल्ताफ है, अब सऊदी अरब चला गया, आप उससे कॉल करके पूछ लें। उसके बाद आपके इधर होता है प्रोग्राम एक जान के में ही, वो मेडिकल कैंप वाला। तो उसमें भी चाहिए था कि जिन लोगों ने भरपूर मेहनत की है सबकी कोऑर्डिनेशन की जाती है। उसमें भी सिलेक्टेड से लोगों को बुलाया गया। और अगर जानके को आप इस हल्का से बाहर कर दें, जो पहला इलेक्शन हुआ हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक हम जीते 10 कुछ वोटों से। वो जो बैलेट बॉक्सेस उठाए गए उनके भी रिजल्ट्स हमने अपने पोलिंग एजेंट से लेके 1000 समथिंग, 1000 समथिंग से हमारा मौकफ जो है। पीटीआई वाले कहते हैं कि हम वो ना उठाते तो 500 वोटों से जो उन्होंने गिनती की कि हम जीत चुके थे। अब आप सिर्फ इसी गांव को जिससे आपका तल्लक है, जाम के चीमा, इसको हल्के से अलहदा कर लें। जब जो जनरल इलेक्शन हुआ था, मरूमदार शाह साहब की लीड जाम के से थी 150 से 200 वोट की। और तकरीबन अच्छे खासे लोग, ये जो आपके रफ़ीक जट साहब हैं, 2 दफ़ा माशाल्लाह नाज़म हुए में, ये ऊपर से शाह साहब को वोट दे रहे थे और नीचे से ये हाजी नासिर को दे रहे थे। उसके अलावा भी आप मतलब अच्छी खासी शफलिंग थी। आज भी उस इलेक्शन को 5 साल हो गए हैं। जान के से किसी एक फर्द से आप पूछ लें कि जमील अशरफ ने अपने रवैये से या कम्युनिकेशन से कहा हो कि आप हमें वोट दें और उनको ना दें। बातें आप 7 तहों में छुप के भी करेंगे ना, वो सामने आ जाएंगी, बात सामने। और वक्त जो है, और उससे तो हर चीज़ ही क्लियर हो जाती है। उस दफ़ा नवीद साहब जीते थे को 2200 वोट से, जाम के से। फिर हमने अपने इलेक्शन से भी बेहतर कैंपेन चलाई और एक दिन में हम गए 22 या 24 हमने जलसे किए एक दिन में को 4 से 5 घंटों में। तो जाम के की लीड वही नवीद अशरफ वाली आई 2200 वोट की। अगर आप इस एक गांव को निकाल दें तो आप तो इलेक्शन लूज कर गए। आप इलेक्शन लूज कर देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाम के से एक दिन कॉलें आई कि उधर से कॉल आई है कि शुक्रिया अदा करना है तो आप आएँ। मतलब मुख्तलिफ लोगों ने, अगर फ़र्ज़ करें 10 लोगों को आई होंगी तो शायद 8 या 9 लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि लोगों का शुक्रिया अदा करना है तो आप खुद आए। कि कॉल आई है कि आप आएँ शुक्रिया अदा करने इलेक्शन का, तो आपको बुलाया है। अच्छा। मैंने कहा कि मेरे नॉलेज में तो कोई हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, तो हम जाएं कि ना जाएं। मैंने हर बंदे से कहा कि आप जाएं, कि आप ज़रूर जाएं। अब ये उस गांव की बात हो रही है जिसने इलेक्शन जितवाया। कितना ही अच्छा होता कि आप खुद चले जाते। हम उन 22 या 24 लोगों के जिन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स करवाई थी 4 घंटे ही लगते ना। हाँ, हम खुद जाते, जाके उनका शुक्रिया अदा करते। और कहीं भी महज़्ज़ब दुनिया में, महज़्ज़ब दुनिया को छोड़ के आप
साउथ पंजाब की बात कर लें, मेरा नहीं ख्याल उधर भी कोई बंदा ये किसी को कह सकता है कि मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है तो आप मेरे पास तो आप मेरे पास आ जाओ तो आपका शुक्रिया अदा किया जाए। फिर जो मुझे लोगों ने फीडबैक दी कि वो बंदे 10 बुलाए चले 20 गए या 25, तो कहा कि इतने को तो हमने बुलाया ही नहीं है। अब वो ये है एक दो, अब यही हालात पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे हल्के में सेम यही हालात है। ठीक है, तो इस पे लोगों का भी प्रेशर है, हम पे लोगों का भी प्रेशर है कि आप जो है यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के साथ और मुस्लिम लीग के वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ और जो आप MPs के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। उसके बाद इलेक्शन के बाद से कोई किसी किस्म की, आज तो कोई कह सकता है ना कि यार ये उम्मीदवार हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, तो जमील भाई लेकिन बात सुन ले, जो ही राइट अवे इलेक्शन होता है जी, तो उस वक्त तो कोई उम्मीदवार नहीं था ना। हाँ अगर साहब, हाँ, उस वक्त तो कोई नहीं था। इट्स बेस्ड ऑन वो जो आप कहते हैं रवैया अपना बंदे का जो है एटीट्यूड उसका एटीट्यूड जो है। अब एटीट्यूड की ये बात है कि अब ज़ाहिर शाह के जो भाई हैं, अगर वो मेरे पास है, मैंने आपको अभी भेजी है वीडियो एक, वो भी आप क्लिप चलाना चाहें तो ज़रूर चलाएं जी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको चलाएं जी, जिससे सबको पता चले कि अब जमील अशरफ का यार उधर तो कोई कसूर नहीं है ना। कि अगर ज़ाहिर शाह के भाई जो हैं वो बिल्कुल अपने घर के ऊपर जो इनका घर और उनका छत साझा है, अगर उधर PTI का यार लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, तो दैट मीन्स कि वो भी क्यों लगाते हैं आखिर, कि दे नॉट सेटिस्फाइड, MPs नॉट सेटिस्फाइड, जो नोटेबल्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है और पब्लिक तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन हालात में जैसे आप देखें कि जो है नहीं, जिस कर्ब से आप लोग गुजर रहे हैं, तो क्या MNA के नीचे तो 2 MP होते हैं ना, तो जो डस्का वाले MP हैं, ना डस्के वाले से सलूक है, ना हमसे सलूक है, ना शाहद भट्ट साहब हैं, आप उनसे पूछ लें, साबिक MP है, इतनी उन्होंने सपोर्ट किया यार। डॉक्टर हफीज साहब है 17 से, उन्होंने 15-16 हज़ार उन्होंने आज़ाद वोट लिए थे, आप उनसे पूछ लें। आप हत्ता कि किसी शख्स से पूछ लें, हाँ उनके पास क्या है, उनके पास हैं कोई MP एक 2 उम्मीदवार हैं, जिस दिन उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगी वो भी कोई नहीं है, तो बाकी क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, अगला जो है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि भी सिटिंग MNA मौजूद है जी, सिटिंग MNA मौजूद है और आप उसके होते हुए कौमी असम्बली के बड़ा अच्छा सवाल है, उम्मीदवार हैं। बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप देखेंगे 42 था नाल का ये 2018 में जो इलेक्शन हुए, डस्का वाला, 17 वाला, शाहिद वाला, बडाला, हाँ शाहिद बरसा वाला जी, उधर गलत टिकट दिया गया उस वक्त। अच्छा, उसका क्या खमियाजा, बहु रिजवान जो जीत गए, ठीक हो गया, ठीक है। मैंने उस टिकट पे उस वक्त अप्लाई भी नहीं किया था। अच्छा, क्यों नहीं किया था? फ़कत इस वजह से कि अखलाकियात, मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, यार हमारा ये गांव इधर है, ये हल्का है ना, हमें एक MP की टिकट है, अगर तो उधर मेरा घर नहीं है, उन लोगों का हक है, मैंने अप्लाई तक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अप्लाई कीता, अगर करता, टिकट मिलती, तो हम वो वाली सीट जो है, ये जो हमने ये वाली सीट जीती थी, उससे भी लीड ज़्यादा होती है उधर 42 में। अब मुझे उस सिनेरियो से निकाल दे, 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे, 15-15 हज़ार उन्होंने वोट लिए, उनमें से कोई भी होता वो भी जीतता, उसमें से
किसी एक फर्द को उनके अलावा भी टिकट दिया जाता तो वो जीत जाता। मेरे ख्याल जिले सियालकोट में वाहिद वो हल्का है जो आप लोग हारे। एक सिटी वाला हारे, चौधरी खलाक वाला, चौधरी खलाक वाला, और दूसरा 42 वाला। हारने की बात भी आप छोड़ दो, हारने की भी छोड़ दो, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट्स इतने उसके शदीद आए हैं कि परवेज लाई साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया, उन्हें कितने लोग चाहिए थे? 186, और उन्होंने कितने वोट हासिल किए? 186। वो जो आपका डिप्टी स्पीकर है वो अदम इत्तेमाद 186 ही चाहिए थे, 186 ही हुए। एक वोट से पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सफर किया। एक वोट से, एक वोट से, बिल्कुल ऐसे। अगर यही रवैया, यही हल्का हम जीते होते, यही रवैया बरकरार रहा और जैसे है, क्योंकि मुझे तो 2000 ये जो जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन लड़ ख़त्म हो गया, उसके बाद जो बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, आके उसने कोई तस्वीर चढ़ाई है या हमारे डेरे पे आ गया, उसकी कोई वीडियो या जैसे लोग चढ़ा देते हैं, उसके घर जाने से पहले उसको कॉल आई है, उसको कॉल आई है कि आप उधर क्यों गए थे? अच्छा, तो फिर हमने तो बर्दाश्त ही किया। 2 साल हमने तो तस्वीर भी कोई नहीं चढ़ाई, बस यही चढ़ाई है कि गए हैं कहीं पे फातिहा पे, जनाजे पे या शादी वगैरह पे। डेरे की हमने नहीं चढ़ाई है, बिल्कुल नहीं चढ़ाई। जमील भाई, मैं ये कह रहा था जो सिटिंग एमएनए के होते हुए आप कैंडिडेट बन गए, फिर वही बात उसकी पिछली सारी बात की कंटिन्यूएशन ये है कि अगर फर्ज करे पार्टी उनको टिकट देती है और उसका रिजल्ट 42 वाला आता है, कि जैसे ना उनके साथ, घर वालों के साथ अगर अच्छा रवैया हो तो मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, साथ उन्होंने झंडा लगाया हुआ है। एमपीएस के साथ इतना डिफरेंस है, वोटर्स के साथ इतना है, मार्जिन है कोई नहीं। तो अगर इधर से भी बुरा रिजल्ट आता है तो यार हमने पार्टी के लिए वक्त दिया है, टाइम दिया है, हमें उस पे कुछ ना कुछ लाहमल करना पड़ेगा कि अगर एक वोट से एनए के वाले से फिर पार्टी सफ़र करती है, जैसे सारी जमात ने, मुल्की ने इस एक सीट से सफ़र किया, अगर वो कंडीशन आती है तो उससे पहले ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये कोई ऐसी आप समझे, और अभी तो हालात भी इसको लाइट मोड में बात करने ना, अगर एमपीएज हैं, अगर और 2-4 लोग भी उम्मीदवार बनाए एमपीए लिखते हैं, तो अगर एमएनए है उधर भी कोई ट्राई करता है, अगर साहब आपका भी राइट है कि अगर पार्टी मांगती है पार्टी टिकट्स के लिए, आप भी सूबाई असेंबली की उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप भी कौमी असेंबली का दे सकते हैं। तो लेट द पार्टी डिसाइड ऑन फैक्ट्स। और मेरी ये सबसे पूरे हल्के से दरख्वास्त है कि इस पे आप अपना, लोग जो है अपनी बात करें और लोग देखें कि हल्के के लिए लेकिन जो भी बेहतरी है वो ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, लोग बार बार, मैंने ये आपकी पोस्ट लगाई तो मुझे बड़े लोगों ने फ़ोन किए, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं NA 69 में जी, और जब तक आपको ब्लेसिंग ना हो, हाँ, यानी अगर आपको लोग ये कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, लोग ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग हुई है, इसलिए आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं अंदर वाली गल पूछ रहा हूँ, सबसे ज़रूरत जो ब्लेसिंग की है ना जी, वो आम आदमी की है जी, कि जिसके आप यकीन करें
कि जिस दिन मुझे टिकट पहले दिन मिला था ना, जितनी मैंने उस दिन अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे ना मिले, और ये शायद आगा साहब आपको बताऊंगा कि शायद 1 या 2 दफ़ा ही ऐसा हुआ हो कि मैंने खुलूस नीयत से अल्लाह से कोई चीज़ मांगी हो और या मेरी राय के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ हो। और एक वन ऑफ दैट के वो था कि जब मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह ना लगे ना लगे ना लगे, लेकिन वो मिल गई, ठीक है। अब मुझे समझ आती है कि अल्लाह ने शायद, मुझे पता है, लोगों को पता है, अल्लाह को पता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह ने मुझसे लिए हैं, आम आदमी की फलाह के लिए, जिसकी ना कोई तशहीर है और ना कोई प्रोजेक्शन है, और वही एक ऐसी कुव्वत है जो आपको ट्रस्ट देती है, आपका एतमाद ताकत देती है, हिम्मत देती है, और हमें सिर्फ उन्हीं दुआओं की, उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और पार्टी इंशाल्लाह आप देखें कि जो है अच्छा चले, अगर आपको MA69 का टिकट मिल जाता है तो आप क्या प्रायोरिटी क्या है? ये जैसे हमारे डस्का में बहुत बड़े मसाइल आजकल बने हुए हैं, दो चीज़ें हल्के के लिए प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि बाहर सब चीज़ें सोने की भी हों, लेकिन आप अपनी दहलीज के अंदर एक डर, खौफ, दहशत में ज़िंदगी बसर करें। तो कोई भी चीज़ जो है वो अफाका नहीं दे सकती। सबसे पहले अमन व अमान है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का ट्रस्ट हो, आप पे ट्रस्ट बहाल हो, लोगों का ट्रस्ट हो। जैसे ये हमारा जितना भी हल्का ये PP 1 to 9 उसकी बात ज़्यादा करूँगा क्योंकि 10 साल उधर अमली तौर पे आपने वर्क किया, वर्क हुआ है। उसके साथ ही PP शुरू हो जाता था उस वक्त 128, जो अब 42 है। अगर आप पिछले साल का थाना मोहतरा का और थाना सतरा का या सदर डस्का का कंपैरिजन करें, पिछले साल तकरीबन 1 महीने में 17 थाने में 29 मर्डर होते हैं। 29 मर्डर हुए हैं 17 थाने में 1 महीने में, जिसमें से 8 से 10 अनअटेंडेड है। किसी को पता नहीं कि कौन मार गया या कोई दुश्मनी भी नहीं थी या नामालूम। उधर बहुत ज़रूरत है इस मैसेज की, ये सच्चाई जो है, ये हल्का 42 में आ रहा है, 42 की बात कर रहा हूँ, 42 की कह रहा हूँ, कि जो सच्चाई है उसकी भी कोई वैल्यू है। लोग इतना शदीद तरीके से धड़ेबंदी में कि ये मेरा धड़ा, ये गलत भी करेगा तो ठीक है। हाँ, आप इसलिए नुमाइंदा हुए कि बुरी बात की तरवीज के लिए आपका फर्ज है ये, जो गलत है उसको गलत कहें। उसमें कभी भी आगा साहब, कभी भी वोटों को मद्देनजर रख के इंसाफ को पसे पुश्त ना डाला जाए। हाँ। आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जैसे कि आजकल आपकी भी मैंने पोस्ट देखी है डस्का पानी के हवाले से बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आप देखें कि इस दफ़ा पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल से ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं, तकरीबन सेम ही है। पानी डस्का में हमेशा ही खड़ा होता है, लेकिन यही होता है डस्का क्या आप किसी भी जगह लगा लें, इवन
अमेरिका में भी न्यू ऑर्लिन्स में था मैं, तो उधर भी बारिश होती थी, पानी खड़ा होता था, 2-3 घंटे में पानी निकल जाता है, और इधर का तकरीबन कोई दूसरे दिन निकल जाता था। ये अब इधर एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं डस्का में। ये जो पिछले इलेक्शंस थे 14 मई को सूबाई असेंबली के, मैंने इधर एप्लीकेशन दी सूबाई असेंबली के लिए। उसका ला रूल क्या होता है कि आप एप्लीकेशन देते हो, कोई बंदा एतराज़ करता है कि इसमें ये खामी है, हाँ, या ये इसकी एप्लीकेशन में नकाइस हैं, रिटर्निंग अफसर उसको कहता है कि साबित किसने करना होता है, जिसने इल्ज़ाम लगाना है उसने साबित करना है। मैं इस हिसाब से जाके कहता हूँ कि यार ये एप्लीकेशन है, कहता है कि ड्यूल नेशनलिटी वगैरह का था आपका। 2013 में मैंने अपनी जो नेशनलिटी है उसको वापस किया, और वो असल डॉक्यूमेंट्स मैंने उधर सबमिट करवाए। उसके बाद उसका जो असिस्टेंट रिटर्निंग उसको मैंने भेजा, जो कैंसलेशन है यूएस पासपोर्ट की और पाकिस्तानी पासपोर्ट जिस पे अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ था, तो वो भी मेरा ख्याल एक्सपायर हो गया 2018 या 17 में, 5 साल का था। इसके बावजूद वो मेरे कागजात रिजेक्ट कर देते हैं। एसी साहब, रिटर्निंग अफसर अच्छा, रिजेक्ट कर देते हैं। वजह इस वजह से कि मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी है, जबकि और मैं 2013 में उसकी असल उसको दे रहा हूँ। उसके बाद वीज़ा कि जो यूएस है, या फिर नेशनलिटी नहीं है तो आप वीज़ा लोगे ना उस कंट्री का। हाँ, कैंसलेशन डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा दिए। वो तो चलो कोई इशू नहीं है, मैंने हाई कोर्ट रेट की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स नॉट द इशू। बात समझने की है कि ही इज़ फोकस्ड ऑन नॉन इश्यूज। हाँ, ही इज़ फोकस्ड ऑन नॉन इश्यूज। तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि हमने दरख्वास्त नामजदगी रिजेक्ट करवा दिए हैं कुछ लोगों ने। जैसे धमाके नहीं होते, और कुछ लोग जो है बाद में ग्रुप्स जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उसकी ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने जो मुझे बताया, एसी साहब इस काम में इंडलाइज हो गए, ठीक है। हालांकि उनको वो वक्त जो है इसमें गुजारना चाहिए था कि बारिशें होनी है। हाँ, जो उनके फ़राइज़ हैं उसके ऊपर जो उनके फ़राइज़ हैं, क्योंकि वो नॉन इश्यूज़ में पड़े, वो नॉन इश्यूज़ में पड़ गए। कोई उसकी फिर पंजाब हुकूमत ने 3 दफ़ा उस बंदे का तबादला किया। फिर वो जब इलेक्शन कमीशन प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, साफी भी कर रहे हैं, सारा भी कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए, सारा डस्का तहसील जो है प्रोटेस्ट में है। फिर उनका तबादला जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ, इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता है, उस बंदे से जो एक बंदे के कागजात रिजेक्ट करता है बगैर किसी वजह के। और उनका बिल्कुल मेरा ख्याल शायद फर्स्ट टाइम हुए हैं, और हैं भी मेरा ख्याल है ये KPK से हैं, और शायद पंजाबी होते तो मैं नहीं, आपका मतलब उनको यूज किया गया, उनके पास जाता, और शायद गर्मी सर्दी भी होती, लेकिन वो दूसरे सूबे से हैं, हमारे मेहमान हैं, और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, दूसरे सूबे से हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो इश्यूज पे आए, नॉन इश्यूज पे ना आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी सियासत आगा साहब को पटवारी वाली, तहसीलदार वाली है कोई नहीं है। हाँ। हमारा कोई महीना ख़त्म नहीं होना है, हमारे जो हल्के के सारे लोगों को भी AC उतार दे तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारी इनकम में कोई कमी नहीं आनी है, कि हमारी वो इनकम नहीं है। हमें इन चीज़ों से पता नहीं चलता। हाँ। लेकिन उसके इस रवैये ने चीज़ों को हमारे लिए बहुत आसान किया, चीज़ों को बहुत आसान किया, और अल्लाह करे कि ये इधर ही रहें तो हमारा काम मज़ीद सौखा हो जाएगा, आसान हो जाए। अच्छा चोरी साहब, एक और बात, MA 69 में आप
पोस्ट पे लिख रहे हैं, जी नवीद अशरफ आपके बड़े भाई हैं, जी तो हल्के के लोगों के साथ उनका भी एहतराम अदब का बड़ा रिश्ता है। जी लेकिन मैंने जो देखा है वो आपसे वालिहाना तौर पे लोग प्यार करते हैं। जी। तो जमील अशरफ क्यों नहीं, नवीद अशरफ क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये अक्सर लोग मुझसे भी बात करते हैं। बात ये है कि मोहसिन अशरफ हो, जमील अशरफ हो, नवीद अशरफ हो, देयर इज नो डिफरेंस। पहली बात, ठीक है, कोई फर्क नहीं अब है। हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं ज़िंदगी में जो मेरी दिल है, इनसाइड चीज़ है कि मैं किसी भी इलेक्शन का उम्मीदवार फॉर लाइफ नहीं। हाँ, अगर 14 मई वाला इलेक्शन होता तो मैं उम्मीदवार था सूबाई असम्बली का, सिर्फ इसलिए कि दैट वाज टफ इलेक्शन। अगर ज़िंदगी में कोई मौका आया चैलेंज वाला, क्योंकि ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या सहूलियात है कि अगर कोई ऐसा चैलेंज वाला इलेक्शन आया जहाँ तो शायद- पार्टी के लिए मुश्किल हो, शायद मैं लड़ूं, जहाँ पार्टी के लिए सीट जीतना मुश्किल हो, जी, तो अब वहाँ अपने आप को आप पेश करें, मैं शायद लड़ूं। अगर अदरवाइज नहीं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इजी हो, कोई भी भाई मेरा जीत सकता हो, तो वो हो जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि बेसिक मैं सियासत से जो सोशल वर्क है उस पर ज़्यादा फोकस हूँ। उससे आपने अपने जाम के चीमा में देखे, हाँ, ये नहीं कि मैंने नहीं, कम्युनिटी में साथ मैं भी शामिल हूँ उस कम्युनिटी के जाम के वाले के। तकरीबन जब मैं आपकी सड़क से गुजरा करता था ना, तो लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान है और एक राइट साइड पे है। वो सड़क से कोई तकरीबन 3 से 4 फीट दोनों ही नीचे थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे गुजरते हुए ऐसे लगता था कि जैसे ना मैं या मेरे या कोई भाई, वालिद, वालदा अपने आप को गिल्टी फील कि करते थे। वो नहीं, वो इधर दफन हाँ, हों और दफना के हम घर ना जाएं पूरे वापस, और बारिश और नाले का और वो वहाँ पानी पे और पानी हर खड़ा। चीज़ उसकी कब्र हाँ, के वो अंदर खबर तक चली जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वो टीम जो है हमारी बल्दियात की, जो उस वक्त चेयरमैन थे, हमारा उससे शाहिद भाई है, कौंसलर बड़ा साहब काम कर रहा है। उन्होंने दरख्तों के पैसों के बस से उसमें मट्टी वगैरह डलवाई। उसके बाद शाहिद साहब हैं मेरे क्लास फेलो भी हैं, भाई है मेरा। तो उसने मुझे एक दिन बुलाया, ये जो स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ पल्लोवाड़ी मोहल्ले में, वो उधर जाम के में, जी हाँ, रोड पे पीटीआई का था उस वक्त हुकूमत। तो मैंने उससे फ़ोन पे कहता है कि आप ज़रूर आओ इधर। मैंने कहा यार शायद छोड़, तो आपके लोगों के लिए मसाइल बनेंगे, तो आप क्यों मुझे बुला रहे हो? तो कहता है नहीं आप आएँ ज़रूर। मैं बहरहाल चला गया, उधर फंक्शन हो रहा था, वो कह रहे थे कि लोग कंट्रीब्यूट करें कि इधर टफ टाइल वगैरह जो है वो लग जाए। मेरी बारी आई, मैंने बात की, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप इससे जो कंट्रीब्यूशन भी कुछ हुई, मैंने उनसे बोला कि यार इसको किसी और बेहतर मकसद के लिए ये कंट्रीब्यूशन आप कर लें। तो साथ ही छुट्टियां थी गर्मियों के, मैं कहा जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों से वापस आएंगे ना, तो आई विल ट्राई कि मैं इसका कोई ना कोई हल जो है वो सोचेंगे, मैं निकाल दूँ। ठीक है, चलो बच्चे वापस आने से पहले वो काम सारा कंप्लीट हो गया। उधर में बाद में बैठे बैठे बात हुई कि इधर जो कब्रिस्तान है उसके तो वो हो गया, पता नहीं 18-20 लाख लगे, वो दरख्तों से आगे कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किए होंगे।
अब इस साइड वाला जो है ना, वो उस पे 35 से 40 लाख की मिट्टी डलनी थी। ये उस वक्त की बात है जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता था, और रेट्स आज के रेट से होता तो शायद वो करोड़ रुपए की मिट्टी होती। हर चीज़ ऐसे ही ज़्यादा होती, ऐसे ही। तो मैंने शायद से कहा, मैं अल्लाह का नाम लेके ना फिर उस पर डालो, और जितने पैसे कम रह जाएंगे ना वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। चलो उसने डाला, मैं साथ साथ कभी पूछ लेना कि पैसे हैं, वो कह रहा है कि बहुत बड़ा काम था अभी भी बड़े हैं, अभी भी बड़े। आप यकीन करेंगे जान के लोगों का इतना तामन है जी, इतना तामन है कि एंड पे अगर इतने पैसे लगे हैं ना, तो मैंने शायद इतने को दिए होंगे एंड पे, और वो भी मैंने पूछा, कहते हैं ज़रूरत नहीं है। 35 से 40 लाख रुपए उधर लगे, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के भेजे कि यार लोग कहेंगे ये तहरीक दे गया था और ख़ुद इसने बिल्कुल कंट्रीब्यूट, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, फिर हमारे भाई हैं तारिक, जर्मनी से आजकल आए हुए हैं, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, मैं इंशाल्लाह मिलने जाऊंगा उनसे। उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है हर मामले में। और जो मशरकी कब्रिस्तान है, हाँ, आपको याद है सीवरेज का मसला था बहुत बड़ा। उधर सीवरेज तो चलो अलहदा से डलवाया, उसकी 4 दीवारी और सारा मट्टी वगैरह सारा। और आप यकीन करें कि 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे कम्युनिटी से जाम के चीमा में अभी तक जो लग चुके जी, ठीक है। अब आता है डस्का। डस्के के क्या मसाइल हैं? कोई मसाइल ही नहीं है यार। पानी है ना, पाइप है 36 इंच का, 42 इंच का, जिधर से जिधर मर्जी ले जाएं, हाथ से पकड़ के 5 करोड़ नहीं लगते। हाँ, लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए। लेकिन पहले जब बल्दियात का निज़ाम था, उस वक्त भी डस्के तो कमेटी के अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हुए हैं। उस वक्त भी 60-70 जो ख्वाजा पाशी थे चेयरमैन, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, टेंडर्स ही नहीं लगने दिए या वट। यार सियासी मुखालफत वो अपनी छोड़ दो, अपनी जगह। अगर कोई बेहतरी का डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें किसी को, किसी फर्द को भी रुकावट नहीं बनना तो चाहिए। आपका यही विजन है कि अगर बिलफर्ज आपको टिकट मिल जाता है, तो डस्का का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर साहब डस्का बहुत पोटेंशियल वाला शहर है। हमारी तहसील में डस्का के बाद जाम की आबादी है। हाँ, जो तादाद में डस्का के बाद बड़ा कस्बा है। बड़ा कस्बा। मैं घलोटियाँ गया, आप यकीन करें कि लोगों की गलियों में इतना इतना पानी खड़ा है, और ये 2-2 महीने से खड़ा है। डस्का शहर के मैं मोहल्लों में गया हूँ, हाँ, कुछ ऐसी गलियाँ 75 साल में एक दफ़ा भी नहीं बनी। डस्का सिटी की हालत, डस्का तहसील डस्का के किसी गांव से कंपेयर कर लें, हाँ, बड़ी बदतर हालत किसी गांव से वो बदतर हालत में है। अब देखें 10 साल ही हुए हैं ना जाम के, में कारपेट रोड जाते आप कुछ डस्का के लोगों को उम्मीद दिलाते हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ। आपने जाम के में कारपेट रोड देखा ना जाते हुए? 2 किलोमीटर आरसीसी है दरमियान में। शहबाज शरीफ डिग्री कॉलेज जाम के में है। 10 साल से जाम के में किसी से नई दुश्मनी शुरू नहीं हुई। हर बात को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है, और आज जाम के में वो पोस्ट नहीं चढ़ती हैं कि इतना इस गली में पानी खड़ा है, इसमें उसमें। शाहिद का भी अच्छा कि ये वो उजागर करता है, कंट्रीब्यूशन है, और उसकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये आज खुद नहीं हुए मसाइल। आपको टीम वर्क है। आपको याद होगा कि ये जो पानी है, ये राणा सैफ और राणा शरीफ का घर है जिधर, वो हमने 6-8 साल पहले नाला बनवा के उसमें इरिगेशन वाले नाले में डाला। ये जिधर तारक भट्ट की वार्ड है, वो अपना भाई जो स्पेन होते हैं, उस्मान भट्ट,
उनकी सारी साइड का पानी हमने और इस साइड का करके तो जो आपका जोहड़ है बड़ा उसमें डिस्पोज किया। उसमें किया। फिर हमने जो मेन रोड बना उसमें हमने नालों का रुख करके तो जो बरसाती नाला जाता है उसमें उसका एड अप हुआ। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हमारे लिए बड़ा इशू था। वो नई आबादी अराइयाँ जो है, आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले हाँ, उधर जनरेटर लगा के हाँ पानी वगैरह सब किया जाता था। हाँ, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने वो काम भी हमारे हाथों से करवाना अच्छा था। चौधरी साहब, एक मैं बड़ा अहम सवाल, बड़ा ही अहम सवाल, हल्का ये जो 40 एक एमएनए के नीचे 2 एमपीएस होते हैं, 2 से 2.5 क्योंकि 2 से 5 MN है, 11 MP है, 2 से तो ज़्यादा। इधर मैं देख रहा हूँ कि ज़ेशान के साथ आप एमपीए जो है हमारे उनके साथ हो रहा है। 42 में आपका किसको अपने साथ लेने का इरादा है? 42 में जो बेसिक है ना, उस बंदे का तल्लक उधर से ही होना चाहिए, हल्के से। हल्के हल्के से होना चाहिए। एक राइट होता है, लेकिन ये कानूनी लिहाज से क्योंकि एक सूबाई असम्बली है ना, तो कानून ने इजाज़त दी हुई है कि आप रेंगियार खां जाके खड़े हो सकते हो, आप बुलान जाके खड़े हो सकते हो, लेकिन उन लोगों को एक अरसे से अब वो सफ़र कर रहे हैं बेचारे। एक अरसे से सफ़र कर रहे हैं, हाँ, तो उनका उम्मीदवार उधर से ही होना चाहिए। उसमें 4-5-6 लोग हैं जिनमें अपना शाहद भट्ट साहब है, डॉक्टर हफीज़ साहब है, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, राणा हफीज़ साहब है, उसमें अपना यानी आप समझते हैं पार्टी को मेरिट पे फरूक बड़ाई साहब हैं, इमरान असलम हैं, उसमें अच्छे खासे लोग हैं और 2-3 उधर वैसे भी आप कह लो ग्रुप्स हैं जिन सब को इकट्ठा करके किसी एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि उनका भी जो एहसास महरूमी है उसको 100%। अभी आप लोगों ने मैं ज़ाती बात मैंने आपसे पहले भी की है कि भाई 2018 वाला इलेक्शन में भी तो उधर एप्लीकेशन दे सकता था। हमारा हल्का था ये, आप लगा ले मुंडे की से ले के चारा वाला, ये बुढ़ा गिराया, मालूम है, ये सारा हमारा हल्का था। और अच्छा, ये वही हल्का था कि जिसने 2013 में टॉप किया। अच्छा चौधरी साहब, ये तो तय हो गया कि आप NA 69 में कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से अपने आप को पेश कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि ख्वाजा साहब है हमारे, ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने ज़िला सियालकोट में मुस्लिम लीग को बड़ा मुतहद रखने में बड़ा किरदार अदा किया है और मेरा ख्याल है पिछले 2-3 अशरों से वो इसको बड़ा अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? साहब, खाई साहब के बारे में एक ही वर्ड है कि ही इज़ अ ग्रेट मैन। ठीक है, उस शख्स ने सियालकोट के नाम को ऊपर लेके उजागर किया। आप असेंबली में उनकी तकरीरें सुने। हाँ, आप हाँ, मुझे याद आया ये 2018 से पहले खाई साहब अमेरिका गए हुए थे, ही वॉज अ मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो आपने उस वक्त हम IMF को छोड़ चुके थे, मियां नवाज शरीफ साहब, उधर का एक इंटरव्यू, वो क्लिप मैंने 2-3 दफ़ा सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस वक्त पाकिस्तान की एक पोजीशन थी ख्वाजा साहब ने उसमें कहा कि वी डोंट नीड एनी एड एनीथिंग फ्रॉम द US, व्हाट वी नीड इज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हाँ, ये बहुत बड़ा, शायद आपने सुना बहुत, और इतना वज़ादार आदमी है कि मुझे नवीद भाई ने बताया कि इस इलेक्शन के बाद एक दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, खाई साहब थे, उधर राणा सत्तार साहब थे, नवीद साहब भी थे। तो वो राणा सत्तार का ऐसे बाजू पकड़ के ले गए शहबाज शरीफ साहब के पास, ख्वाजा साहब ले गए और कहा कि 2018 वाला इलेक्शन मियाँ साहब मेरा बड़ा टफ सी, शहर चों बड़ा सख्त मुकाबला है, ए राणा शमीम दा बेटा राणा दस्तार जिदे हल्के चो मैं जितया। हाँ, और मेरी ए जित दी बेसिक वजह राणा सत्तार है। और किसी भी बंदे नू, बहुत बड़ी किसी भी बंदे के लिए हाई अप्स को बताने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। और उसकी
ख्वाजा आसफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग राणा शमीम साहब के साथ। राणा शमीम साहब जो भी बात करें ख्वाजा साहब उसको कभी डिनाई नहीं करते। और अरमगान सुबानी के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन, और अली जाहद साहब के साथ, और आपके साथ, सब MPs के साथ, सबके साथ, कि जिसका भी हक मुतासर होगा वो शख्स उसके साथ खड़ा होता है। और सब MPs ने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ख्वाजा साहब को अख्तियारात दिए हैं डिसीजन उन्होंने करना है, कि डिस्ट्रिक्ट का ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब डिसीजन करेंगे, पार्टी टिकट का। हाँ, वो जो भी डिसीजन करेंगे उसको अली जाहद साहब, राणा शमीम साहब, अरमगान सुबानी साहब, सब ने और MPs ने भी, कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब जो भी डिसीजन करेंगे वो आमीन हो। वो सबको काबिल कबूल। अच्छा, एक क्वेश्चन है, छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। जी। क्या ख्वाजा साहब की तरफ से कोई आपको कोई ब्लेसिंग हुई है? ख्वाजा साहब की तरफ से हमें 15 साल से ब्लेसिंग। 15 साल से ब्लेसिंग 15 है। साल से। अच्छा, वो 2 ट्रस्ट अच्छा, चलिए साहब, सिर्फ 2 सवाल, ठीक हो गया। अब हाँ। आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल थी, मियाँ शहबाज शरीफ को हुकूमत बड़े बदतरीन दौर में मिली है, आप उनकी। अच्छा यार, उस बंदे को सलाम है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बना है, हाँ, वो उससे 10 साल पहले भी बन सकता था, वो उससे 15 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन आई नो हिम वेरी वेल। उस बंदे को सलाम कितने है, गट्स हैं उसकी नून लीग से कमिटमेंट पे। कोई भी शख्स होता उसके अलावा डगमगा जाता, शायद वो डगमगाए नहीं। और ये हर बंदे को पता था, मुझे भी पता था कि उसने वजीर आजम बनना है, लेकिन शायद किस्मत या अल्लाह को वही मंजूर था कि वो उस वक्त बने जब मुल्क क्राइसिस में था, शदीद क्राइसिस में, डिफॉल्ट हो रहा था। डिफॉल्ट का तो आप समझ लो कि ये इनका जो मिनिस्टर था PTI गवर्नमेंट का, उसने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ बैंकक्रप्ट आइडेंटिटी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, ठीक है। अब उसको फिर दोबारा पटड़ी पे चढ़ाना, ट्रैक पे लेके आए। आप यकीन करें, ये तो खाई साहब ने भी एक दिन स्पीच में बोला था कि जैसे जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया, मैं शायद कर भी ना सकता। हाँ, बिल्कुल एडमिट किया है, और उस बंदे में क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात उसकी नीयत ठीक है, उसकी नीयत ठीक है। और मैं इतना खुश हूँ उसकी इस बात से कि वो भी कहता था कि मुझे भी रातों को नींद नहीं आती थी इस बात से कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, हाँ, तो मैं क्या सोचूंगा सारी उम्र कि मेरे ज़माने मेरे दौर में हुआ। और आप समझें कि डिफ़ॉल्ट तो हो चुका था, लेकिन उसको जैसे तैसे करके मुल्क को ट्रैक पे ले आया। और इंशाल्लाह ये फेज़ बहुत लंबा नहीं है। ये फॉर एग्जांपल IMF के साथ 9 मंथ्स का है, मार्केट का आप हिसाब लगा लें, ये जो अगले 9 महीने हैं ये भी सारी कौम के मुझ समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, काम हो रहे हैं, मिनरल्स का हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ये औखे हैं। हाँ, औखे हैं। अगले 9 महीने भी इनमें ना बिजली कम होगी, ना पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इतनी नीचे आएंगी। लेकिन अगर हम ये 9 माह अगर गुजार लेते हैं अच्छे, तो आप समझते हैं इसके बाद, यकीन करें कि इसके बाद बहुत अच्छा टाइम है। और पाकिस्तान के पास इतने वसाइल मौजूद है, अभी सारी कौम को ही पता है ये जो मिनरल्स वाला जी, तो उसमें मालियत क्या है। मिनरल्स की टोटल वैल्यू है 6000 अरब डॉलर, और हम पे कर्जा कितना है 100 अरब डॉलर या 10-20 ऊपर चला गया होगा जी। ये कोई कंपैरिजन बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिस दिन ही नीयत से जिस दिन ही हमारे जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह उसमें कामयाब होती है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है
कि अगर नवाज शरीफ 2013 में 113 रुपये का पेट्रोल विद इन 2 ईयर्स उसको 62 पे ले आ सकता है, अगर डीजल 127 वाला 77 रुपीज़ पे आ सकता है, घी उस वक्त भी आप गूगल से चेक करें 200 से ऊपर था 2013 में, और वो 14-15 में अगर 100 110 20 25 पे आ सकता है. देयर इज नो अदर होप. चोरी साहब आखिरी सवाल NA69 के हल्के के जो मुस्लिम लीग के वर्कर्स हैं, आप उन्हें क्या, जो डिप्रेस्ड हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? आगा साहब, a journey of 1,000 miles begins with a single step. होप रखें, उम्मीद रखें. इंशाल्लाह जैसे आपको मायूस जाम के वालों को नहीं किया, इंशाल्लाह डस्के वालों को भी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं करेंगे. और उसमें आप अपना विजन को, अपने आप को बहुत वास्ट रखें. मतलब चीज़ों को तंग नज़री से हरगिज़ नहीं देखना चाहिए. चीज़ों को पॉजिटिव और ब्रॉड माइंड होके बेहतर रवैये से. ये पॉलिटिक्स है, कुछ है, ज़िंदगी है, मौत है. रोज़ सुनते हैं ना इतने लोग फौत हो गए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कोई साथ कुछ लेके गया आज तक? बिल्कुल ऐसे. लेकिन अच्छा नाम, कारकर्दगी हमेशा ही ज़िंदा रहती है. और इंशाल्लाह मैं फिर भी आपको बताऊं कि बातों का कायल नहीं हूँ. बातों का कायल नहीं. परफॉर्मेंस अगर देखें, अगर मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं ना सोचा था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा या MPA बन जाऊँगा, तो किसी को नहीं पता है कि कौन कल को क्या बनेगा. इंसान की सिर्फ नीयत अच्छी हो और स्ट्रगल, दीज आर 2 थिंग्स. नीयत अच्छी हो और कोशिश, बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है. और इंशाल्लाह अल्लाह ने करवाना हुआ तो ज़रूर मौका देगा, और देगा तो इंशाल्लाह वो भी आपकी तरह, जाम के वालों की तरह कभी हालांकि डस्के को, यार डस्के का नाम लेके ना दिमाग में घूमता है कि डस्के का, आप किसी डस्के के गांव से मुकाबला कर ले तो शायद गांव वाले इजी तरीके से बाहर अप्रोच कर सकें बनिस्बत डस्के वाले. बेनिफिट्स करके मतलब 7-7 दिन 8-8 दिन, और नहली की बस कुछ ना बोले. उधर के कई दफ़ा फेसबुक पे देखे फंक्शन है क्या कि गली बन रही है. यार किसी का कोई कैलिबर है कि गली का इफ्तिताह करे? यार कितनी बदनसीबी की बात है. और वो साफ़ी भी मेरे हाल डस्के के अब बेहतर है कि वो उसकी डालते कहते हैं नाली तो साथ बन रही, वो ऐसे ही है कि साथ लगा के तो खानापुरी वाली बात हो रही है. तो इंशाल्लाह आप उनको उम्मीद दे रहे हैं? सर पूरी उम्मीद. मैं बात को बहुत आप कहें कि खुल के नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वक्त का और जो इंसान के अंदर इखलाकियात का भी तकाजा है. तकाजा होता है. हमारा मकसद जो है, जो हल्के के इश्यूज हैं उनको सामने लाया जाए. इश्यूज बिल्कुल क्लियर है. डस्का है ना, सीवरेज इशू है उसका. और मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हुकूमती, इसको इशू बना दिया गया है. हुकूमती, यार ये तो इतने पैसे भी नहीं लगते. इतने पैसे तो जैसे हमने जाम के में 2 करोड़ अवाम ने लगा दिया ना. हाँ, डस्का उससे 8 गुना ज़्यादा आबादी है. हाँ, वहाँ पे तो 10 करोड़ इकट्ठा हो सकता है. और 2 मिनट में बिल्कुल है. सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए, क़यादत होनी चाहिए. आपका जो दिया हुआ पैसा है उसका इस्तेमाल सही हो. उसका इस्तेमाल सही हो रहा है. पैसे में कोई कमी नहीं है.
ये जान के मैं 2 करोड़ लगा, मेरा कितना होगा? मुश्किल से 10% होगा, मुश्किल से बिल्कुल है। 10-15%, बाकी तो सब लोगों का है। लोगों का डस्के में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं। लेकिन मैं चीज़ों को उस तरफ नहीं डालना चाहता। अब देखें ना, NA 69 है तो एहसास महरूमी है गाँव में भी। गाँव में क्या एहसास महरूमी है कि हमारा हल्का ये 670 ये जो NA 76 था, अब इसका भी नंबर चेंज हुआ। इसका कोई गांव इस हल्के का ऐसा नहीं है जिधर इधर के MNA राणा शमीम ने गैस मंजूर ना करवाई हो। कोई एक, आप इतनी सी आबादी है दौके के आगे, कोटली पीर शाह है, मेरा ख्याल 15 घर होंगे, उनका अलहदा से जॉब लेटर है। और आप बंदे की ग्रेटनेस देखें कि उसका हल्का ये चेंज हो गया। अब ये बोगरे कौंसल, पीरोचक, सजोकाड़ा, आडा, घुएं की, आलोमार, ये सारे डस्के की तरफ हम चले गए हैं, जो रिसेंट हल्काबंदी अलहदा हो गया। हाँ, आखिरी 22 गांव रहते थे जिधर मेन सड़क पे पाइप चला गया था लेकिन गलियों के अंदर नहीं था। उस शख्स ने हल्का बदलने के बावजूद अपनी ग्रांट से उन 22 गांवों का जॉब लेटर पैसे दे के निकलवा दिया। तो मिसाल नहीं है कोई ऐसी। इधर जब हम जाते हैं, ये साथ अरमुगान का हल्का है, अरमुगान सुबानी साहब का, पूरे के पूरे में सुई गैस है। इधर हम जाते हैं, नाम है गाँव का लड़की गराया, इतना बड़ा गांव है, आगे मालो में बुड्ढा गराया, कहीं पे गैस ही नहीं है और थ्रू आउट आगे कोई नहीं है। अब एक उधर से पाइपलाइन पसरूस से आई थी धर्मकोट, उधर से गुजरा वाले सारे ले गए गैस। हमारे साथ में कोल्डी खैर है, रामपुर है, टाली वाला है, शेख है, झारा वाला है, मसाइल हैं। 25 है ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं है। अब एक हल्के में, अब हमारा एक 2 MNAs में था, अब एक में जाते हैं और मसाइल हैं, दूसरे में जाते हैं वो मसला ही नहीं है। तो ये जो एहसास महरूमी है ओवरऑल इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो ख़त्म होगा कारकर्दगी से। ख़त्म कारकर्दगी से होगा, बातों से, फेसबुक से, तस्वीरें लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल अमली इकदाम से मसाइल हल होंगे। ये जो डस्का है इसका सीवरेज मसला है और वो पहली तरजीह के तौर पे मतलब होना तो ये चाहिए ना कि जैसे इस दफ़ा हमने सफ़र किया है, अब सारा डस्का सिटी का भी फोकस और उधर जो भी पॉलिटिशियन हैं या जो भी समझते हैं कि हम हैं या उनको साथ लेके चला जाए, वो इस सिंगल पॉइंट एजेंडा रखें ना कि अगले साल बारिश होनी है जून जुलाई में अगस्त में, तो इधर पानी हम खड़ा नहीं होने देंगे। यार कच्चा कुछ बना दे। अभी भी तो जाता ही है ना कहीं तो वो जाता है, तो वो फास्ट क्यों नहीं चला जाता? या बड़ा उन्होंने TMA वालों ने या जो भी हैं उधर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है बोला कि हमने वो फलां जगह बांध थी उसको ऐसे करके तो ऐसा कर दिया, पानी तो फिर आपका खड़ा है। हाँ भाई उधर प्रॉपर इतनी अच्छी तंजीमें हैं डस्का में यार। वो ये जो यंग ब्लड वाले, कहीं एक्सीडेंट होता है कुछ होता है, लेकिन बात तो फिर वही है ना आपकी कि अगर आप उनको ही कोई बंदा कह देना कि यार 10 बंदे चाहिए रात को ये नाला खुलवाना है, अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो उनसे किसी से कह दें कि 10 बंदे चाहिए रात को नाला खुलवाना हो, रात को खोलें, सुबह पानी ना खड़ा हो, सादा सी बात है। लेकिन अफसोस कि वो अब जानके में भी तो जब कब्रिस्तान में पानी जाना था तो 2-2 दिन पीटर नहीं लगा रहा, आपके सामने लगा रहा। उसके बाद पता था कि अगले साल भी ऐसा होगा। मैंने शाहिद से बात की, मैंने कहा यार इसकी ना मजबूत करके 4 दीवारी करवा दो। कहता पैसे किधर? मैं कहा चल ईंटें मैं भिजवाता हूँ आपको, बाकी का बंदो बाकी उसने ऐड चढ़ाई है, सीमेंट भी आ गया, वो कर करा के जो जनाजगा आपने, हाँ वो मेरा ख्याल है 30-40 लाख रुपए लग गए हैं उधर। तो अब समझिए ऐसा ही हमें डस्का में करना पड़ेगा। मतलब कर सकते हैं अगर जरूरी किसी नहीं कि एक हम पे सरकार की तरफ देखें, हम किसी खुद एक पे ट्रस्ट ट्रस्ट लेवल। अब ट्रस्ट लेवल का इतना फुकदान है कि लोगों की चीज़ें महफूज नहीं है। लोग अपना पैसा आपको देंगे,
कभी भी नहीं देंगे। हाउ कम कि वो भाई एक बंदे का राइट मुतासर हो रहा है उसकी भाई मैं कह रहा हूँ हाँ। कि भाई मेरे कागजात रिजेक्ट हैं, बट अगर दस्तगीर की एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो आगा साजिद कभी ना सोचे कि इसको कोई उधर से कोई इंसाफ नाम की तो लोगों का ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? हाँ, ट्रस्ट डेवलप जब आप लोगों का पैसे को मैनिपुलेट कर रहे हो, हाउ कम कि दे विल ट्रस्ट यू? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना किसी को आगा साहब तकलीफ देने के लिए, हाँ, टू बी फ्रैंक, ना इनका मकसद किसी का आप कह लो नेगेटिव सेंस में है। हाँ, ये एक पॉजिटिविटी की सोच है और आप यकीन करें कि मैं उस सोच के साथ मेरी कभी भी किसी भी फर्द से कोई लड़ाई नहीं, हाँ, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, है ही कोई नहीं है, जी। सिर्फ एक सोच से लड़ाई है। हाँ, और वो सोच के साथ जो भी बंदा है, हाँ, वो सोच गलत है, वो भी अपनी तस्हीह करें। और जो है ना ये एक वो क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं उसको अपने को दुरुस्त नहीं कर सकता, लेकिन आप सही समझें कि भलाई भी इसी में, और यकीन करें कि अल्लाह की रज़ा जो है वो भी इसी में है। अल्लाह ताला की मंजूरी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और उससे दुआ गो कि वो बेहतर करे, जो लोगों के लिए बेहतर हो, जो डस्का के लिए बेहतर हो, और जो पूरी तहसील डस्का के लिए बेहतर हो। यही मेरी दुआ है और यही हर अच्छे सच्चे पाकिस्तानी की यही दुआ होनी चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। चौधरी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी मुश्किल से आप काबू आए। नहीं ऐसी भी बात कोई नहीं है। और मैंने बड़ी कोशिश की कि जो लोगों ने मुझे सवालात भेजे थे मैं आपसे पूछ सकूं, और जो ताकि लोगों के ज़हन में जो वहाम था और वो जो बातें पूछना चाहते थे, आपने बड़े मुफस्सल तरीके से ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी। और ख़ास तौर पे जो डस्का के लोग हैं उनका इशू जो है, जेन्युइन इशू जो है, हमने उसको उजागर किया और आप उसके लिए बड़े होपफुल हैं। इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है इसी तरह आपको हिम्मत और तौफीक दे और आप इस तरह के जो वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं वो करते रहें। तो नाज़रीन इजाज़त लेते हैं चौधरी साहब से इसी दुआ के साथ, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह पाक जो है वो अपना रहम और फजल करे। हम चौधरी साहब से इजाज़त लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।